नमस्कार, शिक्षार्थ में आप सभी का स्वागत है। हिमालय पर हमारी चर्चा चल रही थी जो लगभग समाप्त होने वाली है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बचे हुए हैं, इन्हें देखकर हम हिमालय को अपनी तरफ से समाप्त कर देंगे। उसी मुख्य तथ्यों में आज एक तथ्य है हिमालय की हिमरेखा, स्नो लाइन। क्या होती है स्नो लाइन, इसके बारे में जानेंगे। अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है इससे। तो स्नो लाइन के अगर बारे में जाने हम देखें तो ये हमारा हिमालय है या कोई भी पर्वत हो जिसकी हम हिमरेखा जानना चाह रहे हैं। तो MSL समुद्री तल से ऊंचाई पर जाएंगे हम पर्वतीय क्षेत्र की, और जिस ऊंचाई पर जाकर हमें निरंतर बर्फ़ मिलनी शुरू हो जाएगी, हिमाच्छादन क्षेत्र मिलना शुरू हो जाएगा, तो जिस सीमा से वो मिलना शुरू होगा उसे कहेंगे स्नो लाइन। तो इसकी स्नो लाइन यहाँ पर है। स्नो लाइन जब हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में चलेंगे तो शुरुआत में वनस्पतियाँ पाई जाएंगी, पेड़ पौधे पाए जाएंगे। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे, जिस तरीके से आप ऊंचाई पर जाएंगे, एक लाइन ऐसी जाएगी कि वहाँ से आपको हिमाच्छादन क्षेत्र मिलना शुरू हो जाएगा। उसी को कहा जाता है स्नो लाइन। क्लियर यहाँ तक? उसमें दो फैक्ट आते हैं, एक कंसेप्ट आते हैं, एक्चुअल स्नो लाइन और परमानेंट स्नो लाइन। वास्तविक हिमरेखा और स्थायी हिमरेखा। वास्तविक हिमरेखा की बात करें हम तो ऋतुओं के अनुसार परिवर्तनशील होती है। ऋतु के अनुसार परिवर्तनशील, ऋतु के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है। कैसे? हम अगर इसी पर बात करें तो ग्रीष्म ऋतु जब होती है तो ऊष्मा ज़्यादा होती है, ताप ज़्यादा होता है, जिससे बर्फ़ पिघलती है। पिघलने से क्या होगा, मैंने माना कि हिमरेखा अब स्नो लाइन यहाँ चली गई है, पिघल कर समुद्र तल से और ज़्यादा ऊंचाई पर। क्यों? मेल्ट हो चुकी है आधी। तो ये मैंने ग्रीष्म ऋतु की स्थिति मान ली, और जो ये स्थिति है ये मैंने शीत ऋतु की मान ली, क्योंकि शीत ऋतु में मौसम ठंडा होने की अपेक्षा जो बर्फ़बारी होती है जिससे हिमाच्छादन क्षेत्र बढ़ जाता है, तो उसकी स्नो लाइन MSL से नीचे रह जाएगी। तो ये रेखा मैंने शीत ऋतु की मान ली। तो ये जो ग्रीष्म और शीत ऋतु के बीच में वेरिएशन चल रही है, इसे कहेंगे वास्तविक हिमरेखा, ऋतु के अनुसार जो परिवर्तन हो रहा है। क्लियर यहाँ तक? ये शीत ऋतु की वास्तविक रेखा है, ये ग्रीष्म ऋतु की वास्तविक रेखा है। वही अगर हम बात कर लें परमानेंट स्नो लाइन की, परमानेंट स्नो लाइन की बात होती है तो इसमें ऋतु के अनुसार परिवर्तन नहीं होता। ऋतु के अनुसार परिवर्तन नहीं होता। इसका क्या मतलब है? ऋतु के अनुसार परिवर्तन ना होने का मतलब ये है कि जिस लाइन के ऊपर सतत रूप से हमको हिमाच्छादन क्षेत्र देखने को मिलता है, जिस रेखा के ऊपर हमें निरंतर रूप से कोई वेरिएशन ना हो, तो अमूमन ये वाली रेखा जो होगी ऊपर वाली, इसके ऊपर हमेशा आपको हिमरेखा का क्षेत्र, हिमाच्छादन क्षेत्र मिलेगा, कभी भी इसमें कमी नहीं आएगी। तो वास्तव में ये क्या हो जाएगी, ये परमानेंट लाइन हो जाएगी, स्थायी रेखा, स्थायी हिमरेखा, क्योंकि इसके ऊपर निरंतर आपको चाहे कोई सा भी मौसम हो बर्फ़ का क्षेत्र मिल जाएगा। यहाँ पर आप अगर शीत ऋतु मानेंगे तो शीत ऋतु में आपको जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आएगी तो आपको यहाँ पर स्नो नहीं दिखेगी। तो इसी वजह से इसे परमानेंट लाइन नहीं बोलेंगे स्नो लाइन, इसे हम बोल सकते हैं परमानेंट स्नो लाइन, क्योंकि इसके ऊपर निरंतर फिर बर्फ़ मिलेगी। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब हम बात कर लेते हैं हिमालय क्षेत्र की हिमरेखाओं की। हिमालय की हम बात करें तो पश्चिमी और पूर्वी हिमालयों के रूप में देख सकते हैं। पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय। अगर हम बात करें पश्चिमी हिमालय की, तो पश्चिमी हिमालय पे हिमरेखा कहीं मिलती है अमूमन 5200 से 5800 मीटर पर। वहीं पूर्वी क्षेत्र की जो हिमरेखा है वो आपको मिल जाएगी 4400 मीटर पर। अगर यह कोई पहाड़ है, हिमालय क्षेत्र का पश्चिमी क्षेत्र का पहाड़, तो यहाँ कहीं अमूमन हिमरेखा मिलेगी। इसे हम बोल देंगे इस स्नो लाइन को 5200 से 5800 मीटर पर। वहीं अगर पूर्वी क्षेत्र के हिमालय की बात करें
तो स्नो लाइन के लिए आपको ज़्यादा ऊपर नहीं चलना पड़ेगा। और 4400 मीटर की स्थिति पर आपको स्नो लाइन मिल जाएगी। अगर हम मैप में देख लें तो यहाँ पर आपको स्नो लाइन 4400 मीटर पर मिलेगी। वहीं इस एरिया में आपको स्नो लाइन 5200 से 5800 मीटर पर मिलेगी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूर्वी हिमालय के पास में ये अरब सागर है, बहुत ज़्यादा नज़दीकी में है। इससे होता क्या है, यहाँ से आर्द्रता निरंतर पूर्वी हिमालय को मिलती रहती है, जिससे वर्षा होती है और पहाड़ों पर वर्षा हिमाच्छादित हिम के रूप में होती है, जिससे बर्फ़ जो है भरपूर मात्रा में मिलती है और हिमरेखा MSL से कम ऊंचाई पर मिल जाती है। जैसे कि मैंने बता रखा आपको 4400 मीटर पर ही आर्द्रता की सप्लाई करता रहता है बंगाल की खाड़ी। वैसे भी आपको पता है कि पूर्वी हिमालय सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। उसका कारण भी यही है क्योंकि आर्द्रता जो है बंगाल की खाड़ी से मिलती है और पर्वतों की स्थिति इस तरीके से है कि बादल ट्रैप हो जाते हैं वहाँ पर। और दूसरी हम बात करें अगर पश्चिमी हिमालय की, तो पश्चिमी हिमालय से पहला कारण तो ये है कि देखो अरब सागर भी और बंगाल की खाड़ी दोनों की दूरियाँ बहुत ज़्यादा हैं पश्चिमी हिमालय से। आर्द्रता इसलिए नहीं पहुंच पाती है। और बंगाल की खाड़ी जब मानसूनी शाखा जाती है तो इस तरीके से घूम के जाती है, तो हिमालय के क्षेत्र में पहुंचते पहुंचते अत्यधिक शुष्क हो जाती है। दूसरा कारण यह है कि यहाँ पर जो ये थार मरुस्थल है, गर्मियों के समय में निरंतर ये ऊष्मा प्राप्त करता है। ऊष्मा प्राप्त करने से अपने आसपास के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, जिसका प्रभाव पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर भी आ जाता है और हिम पिघलती है। और जिससे ये होता है कि MSL से अत्यधिक ऊंचाई पर 5200 से 5800 मीटर पर जाकर आपको कहीं हिमरेखा देखने को मिलती है हिमालय क्षेत्र में। तो इतना आप कंसेप्ट ध्यान में रखें। तो हिमालय की जो हिमरेखा है वो 5200 से 5800 मीटर पर मिलेगी जाके पश्चिमी क्षेत्र में। अगर हम पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो पूर्वी हिमालय की हिमरेखा आपको 4400 मीटर पर मिल जाएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ क्यों मिलेगी? ये बात मैंने आपको बता दी है। और यहाँ पर एक छोटा सा फैक्ट मैंने लिख रखा है, बस दिमाग से आपके गुजर जाए वही काफ़ी है। कंचनजंगा के बारे में लिख रखा है कि कंचनजंगा जो है विशाल बर्फ का 5 खजाना 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट स्नो कहा जाता है। इसे उपाधि दी जाती है विशाल बर्फ का 5 खजाना। एक ये धार्मिक मिथ मानने से एक आस्था का विषय है। क्यों बोला जाता है इसे विशाल बर्फ का 5 खजाना? क्योंकि इसकी हिमाच्छादित 5 चोटियों को सोना, चांदी, रत्न, अनाज और ईश्वर की पवित्र पुस्तक का भंडार माना जाता है। तो आप समझ में होंगे विशाल बर्फ का 5 खजाना। कौन से 5 खजाने? सोना, चांदी, रत्न, अनाज और ईश्वर की पवित्र किताब। इन 5 चीज़ों का खजाना माना जाता है माउंट कंचनजंगा को। और ये माउंट कंचनजंगा की 5 चोटियाँ कौन कौन सी हैं? कंचनजंगा मुख्य शिखर, पश्चिमी शिखर, दक्षिणी शिखर, केंद्रीय शिखर, कंचन शिखर। इतना याद नहीं रखना, बस आपको इतना ध्यान रख लेना है कि विशाल बर्फ का 5 खजाना माउंट कंचनजंगा को कहा जाता है। तो इतने में काम चल जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। तो ये तथ्य हम यहीं तक रखते हैं जिसमें हमने हिमरेखा के बारे में जाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रमुख घाटियाँ, हिमालय क्षेत्र में जो प्रमुख घाटियाँ हैं उनके बारे में देख लेंगे और अपनी चर्चा को समाप्त करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।